हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और साथ ही हम लोग जो है यहाँ पर एमपीपीएससी प्री जो यूनिट 5 आती है उससे रिलेटेड हमने क्लासेस शुरू की है। ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो संसद और संसद की कार्यविधि, ये जो दो टॉपिक्स है इस पर बात करेंगे। तो पहले हम लोग संसद और उसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा वो संसद की कार्यविधि पर रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है ये आपके सभी कोर्सेस में महत्वपूर्ण रहेगी, चाहे वो आप पॉलिटी से रिलेटेड किसी भी तरह के जो है कोर्स जो है आपने परचेज किया है। ठीक है, या किसी भी तरह की पढ़ाई आप कर रहे हैं, वनडे हो गया, नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए, एमपीपीएससी मान लीजिए, सब में आपके लिए जो है मददगार रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, चल पहला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है। ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो संसद में क्या क्या शामिल है? इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट, क्या क्या शामिल होता है? केवल लोकसभा, लोकसभा राष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा, या लोकसभा राज्यसभा या राष्ट्रपति। अब इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि क्या कहानी इसकी है ना। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं संसद की तो यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है। और 79 में क्या कहा गया है कि जो संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक राष्ट्रपति से, एक हम लोग कह सकते हैं राज्यसभा से, और एक लोकसभा से। राज्यसभा को यहां पर ध्यान ये रखना है कि इसको उच्च सदन कहते हैं और साथ ही इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। वहीं लोकसभा को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? निम्न सदन और प्रथम सदन। ठीक है, जब कोई कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर उनका जब साइन कर देते हैं तब जाकर जो है वो पास माना जाता है, तब वो अधिनियम बन पाएगा, तब तक विधेयक कहलाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो तीनों, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति क्या है? इसमें संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो बताइए भाई, संसद का हिस्सा होता है कि नहीं होता? होता है, नहीं होता है, होता और वोट भी दे सकता है, या फिर संसद में वोट दे सकता है। तो देखिए, संसद का हिस्सा होता है वो, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से जब कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति जी के पास जाता है, उनकी मंजूरी के बाद ही वो कानून बन पाता है, तो इसलिए वो संसद का हिस्सा है। बट वो संसद में नहीं बैठते, संसद में वोट नहीं देते। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण क्या है? क्योंकि संसद के सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो यहां कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, परंतु साथ में यह भी कहा गया कि क्यों है। तो रीजन ये है कि क्योंकि संसद के दोनों सदनों से जब पारित कानून, जब तक उसके द्वारा मंजूरी ना दी जाए तब तक वो जो है कानून नहीं बन सकता, विधेयक। तो इसका दोनों सही है ना, कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर रहेगा ए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है, कथित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सेकंड, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। तो देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है। राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, तो इसका आंसर रहेगा दोनों। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? विशेष अभिभाषण क्या? पहले तो आप ये समझिए, स्पेशल एड्रेस आप इसको बोलते हैं। स्पेशल एड्रेस का मतलब है कि यहां पर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को और आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र को, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, उसके बाद जो पहला सत्र होता है, हर साल का जो पहला सत्र है, यहां ही क्या करते हैं राष्ट्रपति जी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को कंबाइनली बैठाकर जो है संबोधित करते हैं। इसको बोलते हैं
विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण, और ये विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो ये तैयार करती है कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं वो, कि सरकार आगामी क्या क्या करने वाले, वो सब बातें इसमें बताई जाती है। दूसरा, यहां पर जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण देते हैं तो उसके पश्चात एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, जो दोनों पास, मतलब जो है पास होना जरूरी है। अगर वो पास नहीं होता लोकसभा से तो मान लेते हैं कि वो सरकार के पास आवश्यक बहुमत नहीं है, सरकार गिर जाएगी फिर। तो चलिए, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो पहला तो सही है ना? और हम लोग बात करें दूसरा भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? आपको बताना है। When was Golden Jubilee Function of Indian Parliament celebrated? तो बताना आपको कब मनाया गया। 1 जनवरी 1997, या फिर हम लोग बात करें यहां पर 15 अगस्त 1997, 26 जनवरी 2002 या 13 मई 2002। बताओ भाई, कब 50 साल पूरे किए भारतीय संसद ने? आपको ये बताना है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, 13 मई 2002। क्योंकि देखिए, संसद का जो पहला बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, और उससे आप ये जोड़ेंगे तो 50 साल कंप्लीट हो जाते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होना आवश्यक है, कहा गया है। बताओ। यहां यह ध्यान रखना है कि नियम यह है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा की गैप नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं। तो 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा, अभी जो हमारे यहाँ है, संसद के राष्ट्रपति जी 3 सत्र बुलाते हैं। कौन कौन से सत्र हैं? सबसे पहला सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र। इसके बाद गर्मी के समय या मानसून का समय तो मानसून सत्र, और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ठंड के समय होता है शीतकालीन सत्र। तो अभी संसद के 3 सत्र लग रहे हैं, और 2 सत्रों के बीच में कभी भी 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। संसद का सत्र आहूत करना, सत्र अवसान, सत्र की मतलब एक सेशन की बैठक का एंड करना या सेशन को एंड करना, फिर इसके बाद लोकसभा का विघटन करना, ये कार्य राष्ट्रपति जी के हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहां आंसर आएगा बी, माने एक वर्ष में कम से कम 2 बार, क्योंकि 2 के बीच में 6 माह से ज्यादा की गैप नहीं होना चाहिए। संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल है? आपको बताना है संसद के अधिकारियों में कौन कौन है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव और राज्यसभा का सभापति। तो बताओ भाई, संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल है? लोकसभा अध्यक्ष शामिल है, लोकसभा उपाध्यक्ष शामिल है, लोकसभा महासचिव शामिल है, और देन राज्यसभा का सभापति। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, सभी। देखिए, संसद मतलब 2 चीजें है ना मेन तो, और एक राष्ट्रपति जी तो काम कर ही रहे हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनके नाम सुनिए। एक होता है लोकसभा अध्यक्ष, जो सदस्य अपने बीच में से निर्वाचित करते हैं। एक होता है उपाध्यक्ष, एक होता है महासचिव, और एक यहां पर जब नई लोकसभा का गठन होता है तब प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ना, ताकि जब नई संसद का जो है चुनाव के पश्चात जो नई संसद का जो गठन होता है, तो ऐसे में होता है कि नया लोकसभा अध्यक्ष कोई होता ही नहीं है। तो जब तक सदस्यों को शपथ दिलाएंगे फिर हम नए अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति जी जो सबसे सीनियर मेंबर होता है उसको यहाँ पर क्या बना देते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और उसका काम है नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, और सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। तो एक प्रोटेम स्पीकर होता है। ऐसे राज्यसभा में 3 लोग होते हैं। एक होता है सभापति, और वो कौन है? उपराष्ट्रपति। एक होता है उपसभापति, और एक महासचिव। तो राज्यसभा का जो सचिवालय है उसका प्रमुख जो है महासचिव होता है, जो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सभापति के प्रति। इसी प्रकार
महासचिव लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसका आंसर रहेगा सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई सांसद राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए। मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि कोई सांसद है वो अगर राज्य विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बन गया तो उसको सांसद के पास कितने दिनों के अंदर छोड़ना चाहिए? 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए कि जैसे 2018 के इलेक्शन में हमारे यहाँ कमलनाथ जी जो थे वो सीएम बने थे, उस समय वो लोकसभा के सांसद थे, तो यहाँ सीएम बने तो फिर उनको राज्य विधानसभा का सदस्य बनना पड़ा। तो यहाँ पर बताया कि फिर कितने दिनों के अंदर जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर विधानसभा के सदस्य बनना है या बन गए हैं तो फिर लोकसभा जो या कई राज्यसभा के सांसद है तो वो पद कितने दिनों के भीतर छोड़ना पड़ेगा? तो इसका आंसर रहेगा बी, 14 दिनों के अंदर आपको एक पद छोड़ना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। देखिए थोड़ा सा यहां समझना है आप लोगों को कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं ना। राज्यसभा में एक होता है टोटल, अगर हम बात करें अधिकतम सदस्य जो है अधिकतम वो होते 250 और 250 में कैसे रहेंगे? 238 रहेंगे निर्वाचित, माने चुने जाएंगे। कैसे चुने जाएंगे? तो इनडायरेक्ट तरीका, इसमें से कुछ राज्यों से रहेंगे और कुछ कहां से रहेंगे? यूटी से, संघ राज्य क्षेत्रों से। और 12 जो रहेंगे वो मनोनीत रहेंगे, उनका चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति जी उनको नॉमिनेट करेंगे। और ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा ऐसे क्षेत्रों से आएंगे। तो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से रहेंगे, इन 4 क्षेत्रों से रहेंगे ना। तो यहां रहेगा 12। राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 80(1) के थ्रू राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित जो है 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का स्थान किस प्रकार दिए गए हैं? तो राज्यसभा में राज्यों के स्थान किस बेसिस पे दिए गए? उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे, समान रूप से जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर, या वर्तमान आर्थिक जो स्थिति है उसके आधार पर? बताओ। देखिए जनरली होना ये चाहिए कि जहां संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब जहां शक्तियां केंद्र राज्य के बीच बांटी जाए उसको हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो जहां शक्तियां बांटी गई केंद्र राज्य को, वहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राज्यसभा राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा यहाँ पर क्या होती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा में जो है राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिका का एग्जांपल दीजिए, अमेरिका के जो उच्च सदन है, वहां की पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में उनके जो लेजिस्लेचर है उसमें पहले सदन, उच्च सदन, वहां की राज्यसभा मतलब सीनेट है, ये उच्च सदन है वहां। और लोअर सदन को वो बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब देखिए वहां क्या है कि 50 राज्य है और 50 राज्य है, यूएसए में 50 राज्य है ना, हर राज्य से 2 सीटें, तो 50 इंटू 2 माने बराबर हो जाती है 100 सीटें। तो हर राज्य में जो है सीनेट की सीटें 2-2 है, राज्यसभा में 2-2 सीटें दी गई, वहां तो बराबर इक्वल। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कि हमारी अगर बात करें तो राज्यसभा है। अब राज्यसभा में हमने पॉपुलेशन को एक बेसिस बना लिया है। अब पॉपुलेशन को बेसिस बना से जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा वहां के जो है सांसद ज्यादा रहेंगे और जहां की कम रहेगी वहां कम आएंगे। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है लोकसभा में, क्योंकि पॉपुलेशन का मामला है कि जनसंख्या के मामला है या जनता से जुड़ा सदन है, इसलिए। पर राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राज्यों के साथ इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो एक विवाद ये भी रहा है, राज्यसभा में भी आप देखेंगे तो यूपी से 31 है और नॉर्थ ईस्ट के राज्य बात करें, उत्तर पूर्वी राज्य, तो वहां से 1-1 सीट आ रही है, सबसे ज्यादा यूपी से।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। तो ये पॉपुलेशन एक बेसिस है, पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है राज्य को प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल कौन कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य, या उपर्युक्त में ऐसे एक से अधिक। तो इसका आंसर रहेगा डी। देखिए राज्यसभा में जैसे हमने कहा कि राज्यसभा में जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना, वर्तमान, अधिकतम तो 250 हो सकते हैं ना, पर वर्तमान में 245 है। और 245 में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 233 की। तो ये 233 तो निर्वाचित है, माने चुने गए हैं। अब चुने कैसे गए वो बात करेंगे। 12 आपको पता है मनोनीत है। मनोनीत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो निर्वाचित है, इन निर्वाचित का चुनाव कैसे होगा? इनका होगा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो निर्वाचन होगा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, माने राज्य विधानसभा के जो सदस्य वो लोग वोट करेंगे। तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य है वो लोग इसमें क्या करेंगे? वोट करेंगे। कैसे करेंगे? तो वही राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक, तो देखिए ये मनोनीत सदस्य जो होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे जनता वोट नहीं करती, राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो लोग वोट करते हैं ना, माने विधायक। तो इसका 2 स्टेटमेंट सही है, ए और सी, इसलिए इसका आंसर रहेगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा के संबंध में गलत कथन को बताना है आपको। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र ऐसे सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल तक पद पर है। तो देखिए राज्यसभा का सभापति पहले कौन है ये आप क्लियर करिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है। उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य भी यही है कि वो राज्यसभा की जो है, सदन की जो है वो अध्यक्षता करता है। तो एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। तो यहां पूछा गया कि एस राधाकृष्णन एकमात्र ऐसे सभापति जो लगातार 2 बार रहे, तो ये गलत है। एस राधाकृष्णन अकेले नहीं है, एक और व्यक्ति हामिद अंसारी, तो इनके साथ साथ एक और व्यक्ति हामिद अंसारी है ना, वो भी रहे। तो ये 2 लोग हैं जो 2 बार राज्यसभा के सभापति बने। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तो पहला संविधान संशोधन हमने जब किया, जिसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी, ठीक है, उसके लिए राज्यसभा का समर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, ठीक है, और 3 अवसरों पर राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, ठीक है, एस राधाकृष्णन नहीं है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो ऐसी पहली अभिनेत्री का नाम बताना है जिसको राष्ट्रपति ने कला क्षेत्र से जो है राज्यसभा में एज ए सदस्य नॉमिनेट किया था। तो आपको बताना है कि पहली ऐसी अभिनेत्री कौन है जो राज्यसभा में मनोनीत की गई थी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दो भाई, क्या रहेगा? पहला ऑप्शन है जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंती माला, देविका रानी। तो भाई इसका आंसर रहेगा बी, नरगिस दत्त। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के होता है? अब बात देखिए, यहां एक साथ समझना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना। जैसे लोकसभा का कार्यकाल चूंकि 5 साल होता है प्रथम बैठक से, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो उसका तो विघटन होता ही नहीं है ना। राज्यसभा स्थायी हमेशा रहेगी, उसका कभी विघटन नहीं होगा। परंतु इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होंगे और उतने ही नए चुनेंगे।
तो इसका आंसर रहेगा 6 वर्ष। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा हम पहले कह चुके हैं कि एक स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता, तो इसका तो कोई निश्चित कार्यकाल ही नहीं है, समाप्त होने का तो विषय ही नहीं है। हाँ, यही बात अगर लोकसभा के कंटेक्स्ट में पूछी जाए तो लोकसभा का कार्यकाल जरूर 5 साल का होता है प्रथम बैठक से, और 5 साल जो है उसके पश्चात यहाँ पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी उसको विघटित कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, फिर देश में चुनाव होते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि 5 साल से पहले नहीं कर सकते, चाहे तो जो है पहले भी विघटित की जा सकती है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं, राज्यसभा को भंग कर ही नहीं सकते आप। संसद में यूपी के प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या सही है? तो आपको बताना, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में सही स्टेटमेंट कौन सा है? राज्यसभा के लिए यूपी में 31 सीटें आवंटित है, और सेकंड लोकसभा में 80 सीटें यूपी से निर्वाचित है, मतलब यूपी से 80 सांसद आते हैं। तो सही बात, दोनों सही है। राज्यसभा से यूपी में 31 सांसद है, 31 सीटें राज्यसभा में, और लोकसभा में आप मानिए 80। तो लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें है ना, इसीलिए यूपी का महत्व ज्यादा है ना। हमारे यहाँ एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। वो यूपी से क्यों होके जा रहा है? क्योंकि सर्वाधिक जो है जनप्रतिनिधि वो यहां से आते हैं। आप विधानसभा में देखिए राज्य की, ये पूरी कहानी यूपी की है ना। यूपी विधानसभा में 403 विधायक सीट है ना, तो आप समझिए क्या स्थिति है। इसीलिए, और अभी तो हम लोग परिसीमन की बात कर रहे हैं ना, कि हम लोग चाह रहे हैं कि भाई 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी तो परिसीमन कराएंगे, तो सीटें बढ़ भी सकती है, जो नई संसद बन भी गई है। तो अगर संसद की सीटें बढ़ी तो यूपी का प्रतिनिधित्व आप समझे कहां जाएगा? 80 तो ऑलरेडी हैं, सबसे ज्यादा है। यूपी में 75 जिले हैं, पर लोकसभा की सीटें 80 है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो है राज्य है वो पॉपुलेशन की दृष्टि से 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो समझिए आप कैसा मामला है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है ना। राज्यसभा से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संबंध में, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, सभापति सदस्य चुनता है, और यहां पर हम लोग बात करें कि जो अटॉर्नी जनरल है वो बोल नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, यहां अपना विचार नहीं रख सकते। एसजी कैन नॉट स्पीक, इसका मतलब है महान्यायवादी राज्यसभा में बोल नहीं सकते, अपने विचार नहीं रख सकते मतलब। तो बताइए राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताओ। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सदस्य चुने जाते हैं, सभापति सदस्य चुनता है, और महान्यायवादी राज्यसभा में बोल नहीं सकते। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन, इसलिए इसका विघटन नहीं होता। यहाँ के सदस्य प्रत्यक्ष नहीं चुना जाते, जैसे लोकसभा में तो हम लोग सीधे वोट देते हैं, चुन लेते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं है भैया ना, राज्यसभा का अलग मामला है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट हो रहा है, हमने कहा था, उसको नॉमिनेट भी किया जाता। सभापति सदस्य नहीं चुनता, सभापति के पास अधिकार नहीं है ना, तो ये भी गलत है। और एसजी कैन नॉट स्पीक, ये भी गलत है। माना महान्यायवादी राज्यसभा के भले सदस्य नहीं है, भले वो लोकसभा के भी सदस्य नहीं है, तो लोकसभा राज्यसभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, परंतु वोट नहीं कर सकते ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मंत्रियों के संबंध में भी है, और ये आर्टिकल है 88, ये इनको विशेषाधिकार देता है। तो मंत्रियों है ना, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसको इसके थ्रू विशेषाधिकार मिला है कि मंत्री भी अगर कहीं का भी सदन है, किसी भी सदन का सदस्य, तो दूसरे सदन की बैठक में भाग ले सकता है, शामिल हो सकता है, विचार रख सकता है, बस वोट नहीं दे सकता। वोट वहीं देगा जहां का वो सदस्य, मंत्री के लिए। और अटॉर्नी जनरल के साथ है कि वो किसी भी सदन में विचार रख सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी सदस्य नहीं है किसी भी सदन का।
कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि किस राज्य में जो है राज्यसभा की सीटों के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, तो ये तीनों सही है। एमपी में 11 है ना, मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा की सीट, पहला आंसर इसकी बात करें। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है जो संविधान द्वारा डिसाइड है। अब इसमें भी एक करेक्शन है, करेक्शन ये है कि 522 हो सकती है इस प्रश्न के अनुसार, पर अब जो है वो 550 हो सकती है, क्योंकि हम दो आंग्ल भारतीय लोग जो है, एंग्लो इंडियन जिसको आप बोलते हैं, उसका मनोनयन हमने समाप्त कर दिया। तो उसका मनोनीत नहीं किया जाता। 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको आप बोलते हैं ना, उसके थ्रू ये प्रावधान हमने किया। इसलिए 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, हालांकि 550 है नहीं, प्रेसिडेंट में 543 है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? अब इसमें भी हमने कहा भी इसको 543 कर लीजिए, क्योंकि अब प्रेसिडेंट जो है वो 543 ही लोकसभा सीट है, हालांकि अधिकतम हो सकती है कितनी? यहाँ पर अधिकतम की हम बात करें तो अधिकतम 550। तो ये जो सीटें थी पहले 525 थी, इसको बढ़ा के 545 किसके थ्रू किया ये बताना है। 31वें संविधान संशोधन के थ्रू, 35वें संविधान संशोधन के थ्रू, 42वें संविधान के संशोधन के थ्रू, या 45वें? तो इसका आंसर रहेगा हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पर 35वां संविधान संशोधन। निम्न संविधान संशोधन में से कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा की जो सदस्य उसकी जो है सीटें बढ़ाने से संबंधित है? थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। इसमें ना 31 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर 31, 31वां संविधान संशोधन है ना कि, तो इसका आंसर रहेगा 31वां। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई? तो देखिए 7वां और 31वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित। तो 7वां और 31वां दोनों के थ्रू हमने यहाँ पर संसद की जो है सीटों की संख्या बढ़ाई थी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर है, निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? तो देखिए लोकसभा में जो वर्तमान में सीट है ये किस जनसंख्या को आधार बनाकर हमने किया है? तो ये 1971 की जनगणना को आधार बनाकर किया गया है। अब ये कब तक के लिए सही रहेगा ये बताया गया कि ये निर्धारण कब तक के लिए रहेगा। तो हमने भी कहा था कि 2026 तक के लिए इसको जो है यहाँ पर परिसीमन पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो परिसीमन पर 84वें संविधान संशोधन के थ्रू हमने रोक लगाई है 26 तक के लिए। 26 के बाद पहली जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। तो ये 26 तक के लिए, माने ये जो लोकसभा की सीट है अभी तक 26 के बाद चेंज होगी। हालांकि अब करेगी सरकार, जनगणना कराने का पर्पस भी यही है, और इसके बाद जो हम परिसीमन कराकर सीटें बढ़ाएगी। नई संसद भवन भी इसके लिए तैयार किया गया। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो आपको बताना है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए हमने प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया है? अब यहाँ पे एक बात समझना पड़ेगा आपको कि इसके लिए वैसे आर्टिकल जो था वो 331 था, पर हमने अभी खत्म कर दिया। अब अनुच्छेद 331 निर्सित है। निर्सित का मतलब खाली है, नील है, इसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसके थ्रू हमने ये प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया है। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है, अब नहीं है। तो ये याद रखिएगा। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को आवंटित स्थानों के योग के बराबर है? तो बिहार को जितनी सीटें लोकसभा में दी गई है, आपको बताना है कि बिहार को जो दी गई सीटें हैं वो दो राज्यों को सीटें मिला लो उसके बराबर है, वो कॉम्बिनेशन आपको बताना है। असम और मध्य प्रदेश, असम तमिलनाडु, कर्नाटक राजस्थान, या पंजाब वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई?
बहुत जल्दी से, इसका आंसर क्या है? लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को आवंटित स्थानों के योग के बराबर है? असम, मध्य प्रदेश, असम तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल। बताओ इसका कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन रहेगा लगभग लगभग ए। लोकसभा में यूटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? यूटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व? तो इसका आंसर अगर हम डी, यूटी के लिए जो सीटें 20। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु किसी व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, और लोकसभा का बनना है तो लोकसभा के लिए अगर हम बात करें तो वो है 25 वर्ष। तो लोकसभा का ही पूछा गया है 25 वर्ष, विधानसभा का भी 25 वर्ष है, तो राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का 30 वर्ष है, और लोकसभा विधानसभा का 25 वर्ष। वर्ष 2009 के चुनाव में 2 में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो आपको पता है कि 2009 के चुनाव में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के? ठीक है, तो अभी हमने कहा यहाँ पर कि मान रहे थे पहले कि 552, उस हिसाब से अभी तो जो है 550 है अधिकतम। लोकसभा की सीटें अधिकतम जो हो सकती है वो 550, उसमें से 530 राज्यों से रहेगा और 20 यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों। तो इसका आंसर 530। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये भी हमने एक क्वेश्चन देखा था उससे रिलेटेड। लोकसभा का जो हमने गोल्डन जुबली जो है सेलिब्रेट की थी, तो वो आपने कब की थी, उसी से भी जुड़ा बताया था। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था लोकसभा का? ये हुआ था 1952 में। तो इसका आंसर रहेगा 1952। लोकसभा नहीं पढ़ाया जा सकता, 6 महीने पढ़ाया जा सकता, एक मुश्किल में पढ़ाया जा सकता है, 2 वर्ष में एक मुश्किल बढ़ाया जा सकता है ना। और हम बढ़ाया भी 46 पे संविधान संशोधन के, तो आपको पता 46 पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76 के एक साथ तो विधानसभा के लिए बढ़ाया जाएगा। लोकसभा के कार्यकाल होने के पहले किया जा सकता है। तो लोकसभा के प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन राष्ट्रपति स्वयं विवेक से, प्रधानमंत्री के स्वयं विवेक से, स्पीकर से, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो मान लें 5 साल है, राष्ट्रपति का है तो इसको समय से पहले भी भंग कर सकते, पर अपनी मर्जी से नहीं होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा भंग करते हैं? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर मिलती है? तो लोकसभा में राज्यों को सीटें किस बेसिस पर दी गई? पॉपुलेशन एक मेन बेसिस है, पॉपुलेशन का आधार पर दी गई। लोकसभा वैसे भी जनता का सदन है ना, लोकसभा को लोकप्रिय भी कहते हैं और जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन भी है, और इसको द्वितीय सदन, प्रथम सदन और निम्न सदन भी बोलते। तो ये जनसंख्या का बेसिस है। बताओ इसका आंसर।
लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है? इसका आंसर है डी। लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें। एसटी के लिए सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? एसटी के लिए सर्वाधिक सीटें किस राज्य को अलॉट की गई? बिहार, यूपी या गुजरात? एसटी के लिए अगर सबसे ज्यादा सीटें दी गई है तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश से लोकसभा में 29 लोकसभा सीट है, जिसमें से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रिजर्वेशन में बात करें 4 एससी के लिए रिजर्व्ड है, 6 एसटी के लिए रिजर्व्ड है। इस राज्य में एसटी सीट नहीं है, तो किस एक भी एसटी सीट नहीं दी गई। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक या सभी। तो इसका आंसर रहेगा ए। केरल, तमिलनाडु में एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। केरल तमिलनाडु में ना, याद रखिएगा ये, केरल तमिलनाडु में एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन भेजता है? लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है? मैंने अभी आपको बताया यूपी में 80 सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा कहां से आएगा भाई? यूपी से ही आएगा। तो इसका आंसर रहेगा डी, यूपी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहां से है? लोकसभा में भी और राज्यसभा में। इसके भी डिस्कशन हो चुका है। लोकसभा में अगर हम बात करें तो राज्य जो है की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की, तो दोनों मामलों में अयोग्यता विवाद का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्यों की चुनाव से संबंधित या कोई भी प्रकार की सदस्यता से संबंधित जो अयोग्यता का प्रश्न है, तो उसका विवाद का निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो प्रश्न है उसका निवारण कौन करता है, आपको ये बताना है। राष्ट्रपति जी करते हैं, संसद करती है, चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रपति करता है, इलेक्शन कमीशन के सलाह पर। तो इसका आंसर रहेगा संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसका निवारण कौन करता है? राष्ट्रपति। किससे पूछकर? देखिए अयोग्यता किस बेसिस पे है ना, तो दल बदल के आधार पर है। तो यहां पर पीठासीन अधिकारी माने लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, और मान लेते हैं निर्वाचन से संबंधित है। तो यहां पर राष्ट्रपति जी करेंगे संसद सदस्यों की, और वो किसे? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के परामर्श, और ये परामर्श बाध्यकारी है। अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि संसद सदस्यों की अगर अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो राष्ट्रपति जी उसका समाधान करेंगे। किसकी सलाह पे करता है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा है चुनाव आयोग के परामर्श पर। ये अनुच्छेद 103 की कहानी है। दल बदल अपवाद रहेगा, माने दल बदल कब जो है यहाँ पर अपवाद रहेगा? अध्यक्ष बनने पर पार्टी छोड़ना, बाद में वापस जुड़ना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई संसद का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, वो चुनाव जीतने के पश्चात दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो ये दल बदल कहलाता है। और अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो यहाँ पर जो है उसकी सीट जो है खाली हो जाती है, सीट रिक्त हो जाती है। पर ये अपवाद कब रहेगा ये बताएगा कि अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए या फिर यहाँ पर बाद में फिर से पार्टी जुड़ जाए तो दोनों। मान लेते कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि कोई लोकसभा का सदस्य है, अब लोकसभा सदस्य बन गया है अध्यक्ष और उसने पार्टी छोड़ दी ऐसे में, तो उसकी सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अध्यक्ष बना रहेगा, लोकसभा का सदस्य भी रहेगा, ठीक है। और बाद में फिर से जो है अध्यक्ष हटने के बाद क्या है पार्टी से जुड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों कंडीशन।
लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में? लोकसभा के कम से कम, तो वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो हमारे यहाँ तो नियम तो अभी तो 3 कर दिया गया है, पर जनरली साल में इसके 2 सत्र अगर हम बात करें तो वो होना जरूरी है, कम से कम 2 बार, वर्ष में 2 बार। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा सदस्य को कैसे चुना जाता है ये बताना है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है खड़ा होता है, जनरली जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जनरली बनता तो वही है, और जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको अगर कुल सदस्य उसका आधे से 1 ज्यादा माने बहुमत मिल जाता है तो जीत जाता है। तो इसका आंसर लगेगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो आपको बताना है किसको पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, स्पीकर को या प्रधानमंत्री को। देखिए, राष्ट्रपति जी को तो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को भी दिलाते हैं, कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। स्पीकर नहीं लेता क्योंकि स्पीकर ऑलरेडी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुका है, तो उसको स्पीकर पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा सी, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। और लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जीवी मावलंकर जी जो थे वो लोकसभा के प्रथम स्पीकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है? तो आपको बताना है कि कौन जो है एसटी कैटेगरी से लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन, आपको ये बताना है। तो एसटी कैटेगरी से लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ भाई जल्दी से। और ये व्यक्ति हैं, 4 ऑप्शन हैं, जीबी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, महेश मनोहर जोशी और पीए संगमा। तो इसका आंसर रहेगा पीए संगमा। और इन्होंने 2013 में एक पार्टी भी बनाई है, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। ये राष्ट्रीय पार्टी में भी आती है। इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या मीरा कुमार। साथ ही आपको यह भी बताइएगा कमेंट करके कि लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन है। ठीक है, देखिए पहली महिला स्पीकर का नाम तो आपको पता ही होगा, मीरा कुमार, मीरा कुमार है ना। और दूसरी जो है सेकेंड महिला स्पीकर यानी महिला लोकसभा की जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है सुमित्रा महाजन। आप इंदौर से ही सांसद रही है ना, इंदौर से 8 बार सांसद रही है, लगातार 8 बार सांसद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे? तो आपको बताना कौन ऐसे व्यक्ति है जो कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। हु हैज नेवर बीन स्पीकर ऑफ लोकसभा? के सुंदरम, जीएस ढिल्लो, बलिराम भगत, हुकुम सिंह। तो इसका आंसर रहेगा ए, के सुंदरम कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? देखिए, जब संसद में कोई बिल आता है तो जनरली होता है कि जो पीठासीन अधिकारी होता है, माने लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति, ये वोट नहीं देते। परंतु अगर बराबर वोट पड़ा हो दोनों पक्ष में, मतलब पक्ष विपक्ष दोनों के बराबर वोट पड़े, तब निर्णायक वोट देने का इनको अधिकार है कि फिर एक वोट डिसाइड करेगा क्या रहेगा, बिल पास होगा नहीं होगा। तो वो निर्णायक वोट जो है वो कौन देता है? राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष। तो ये देता है आर्टिकल सी 100 में कहा गया है।
कि निर्णायक वोट देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को रहेगा। सामान्य सिचुएशन में नहीं है, पर जब ऐसी परिस्थितियां हो कि दोनों पक्ष की ओर से बराबर वोट पड़े तब निर्णायक वोट जो देगा वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि वो लोकसभा में किसी भी सदन को बोलने का रोक सकता है, बोलने के लिए कह भी सकता है। इसको क्या कहेंगे? इसको मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रदान या बैठ जाना। तो इसका आंसर रहेगा बैठ जाना। माने किसी को बैठने के लिए भी कह सकता है और किसी को खड़े करने के लिए भी कह सकता है कि बोलो, आप अपना पक्ष रख सकते हो। यील्डिंग द फ्लोर। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक भेजा जाता है, रेफर किया जाता है, तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 108 और इस अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्या प्रावधान है भाई? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है? तो अगर किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति है, तो ऐसे में यहां पर जो है संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। अब यहाँ क्या है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक भेजा जाता है तो इसे कैसे पारित किया जाना चाहिए? संयुक्त बैठक का मतलब है कि दोनों सदनों के मेंबर्स को कंबाइन बैठाएंगे और बिल पर चर्चा करके उसको पास करेंगे। तो उपस्थित और यहाँ पर हम दिया गया है मत देने वाले सदस्यों का जो है साधारण बहुमत या फिर 3/4 बहुमत, सदन का 2/3 बहुमत या सदन का पूर्ण बहुमत। तो इसका आंसर रहेगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी बीच अगर लोकसभा जो है विघटित हो जाए तो क्या होगा? माने सपोज करिए कि संयुक्त बैठक के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इसी बीच लोकसभा भंग हो गई, तो क्या ये संयुक्त सत्र होगा? क्योंकि कैसे होगा भाई? सीधा सा है कि लोकसभा का तो विघटन हो गया। तो संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, नई लोकसभा के बाद होगा, या विधेयक ही व्यवगत हो जाएगा, मतलब बिल ही लैप्स हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए, संयुक्त का सत्र जो है यथा समय होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट सिटिंग विल बी हेल्ड। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र अवसान करने के लिए प्राधिकृत? तो लोकसभा का प्रोरोगेशन करना हो, माने एक सत्र का समाप्ति करना हो, तो इसके लिए कौन करता है? तो लोकसभा का सत्र अवसान पूछा गया ना, तो सत्र अवसान करते हैं राष्ट्रपति। डी, यही स्थगन होता। लोकसभा का सस्पेंशन, निलंबन एक बैठक को करना हो तो फिर लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्र अवसान पर व्यपगत हो जाता है। माने लोकसभा में अगर कोई बिल पेंडिंग है और उसकी लोकसभा का सत्र मतलब खत्म हो गया हो तो क्या होगा? ये बिल खत्म हो जाएगा। राज्यसभा में पेंडिंग कोई बिल है जिसे लोकसभा ने अभी पारित नहीं किया, माने राज्यसभा में ही है और लोकसभा के विघटन पर वो व्यवगत नहीं होगा। तो इसका आंसर रहेगा बी, माने केवल 2। लोकसभा में पेंडिंग कोई बिल है, सत्र अवसान पर वो व्यवगत नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित कोई बिल पर लोकसभा से पास नहीं हुआ तो लोकसभा के विघटन पर वो व्यवगत नहीं होगा। ये सही है केवल। ठीक है, चलो आज का सेशन फाइनली यहां ओवर करेंगे। साथ ही आपको मैं कोर्स की जानकारी दे दूं, ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। जिन बच्चों को नेट की तैयारी करना है, सेट की तैयारी करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो अभी हमने ऑफर प्राइस रखा है वो 2,999 है। हालांकि इसमें भी अभी आपको फायदा है कि अगर अभी आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो ये आपको 2,000 प्लस जीएसटी जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इस ऑफर का भी आप लाभ उठाइए और ज्वाइन कीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म को। साथ ही आप जो है यहाँ पर हम इसमें जो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे तो वो भी देखिएगा। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशन, ऑल सब्जेक्ट्स और वैलिडिटी रहेगी इसकी 12 महीने। ठीक, तो जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर जो है जुड़कर
ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।